हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मैनेजमेंट नोट्स। इस चैनल पर हम मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं विच आर यूजफुल फॉर बीबीए, एमबीए, कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 कोड 55 एंड 17। तो आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल्स। अगर आप बीबीए कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक ज़रूर होगा। वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मॉडल क्या होता है? A model is a simplified representation of some real world phenomena. In the field of organizational behavior, models are developed to provide framework about how people will be treated in an organization. The basic purpose of model development is to understand human behavior in an organization. So, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल्स एक गाइड की तरह होते हैं। दे प्रोवाइड फ्रेमवर्क, ये एक ढांचे की तरह होते हैं। ये मॉडल्स बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे मैनेजमेंट प्रिडिक्ट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है और मॉडिफाई कर सकती है ह्यूमन बिहेवियर को टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. So the basic purpose of model development is to understand human behavior in an organization. Every organization develops a particular model in which behavior of the people takes place. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का. Any model is developed on the basis of management's assumption about people and the vision of the management. और क्योंकि ये एग्जाम्पशंस वेरी करती हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और इवन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, दिस रिजल्ट इनटू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल्स. इसलिए कोई एक मॉडल नहीं है जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जा सकता है. देयर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करते हैं. फाइनेंस डिपार्टमेंट यूजेस सपोर्टिव मॉडल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजेस ऑटोक्रेटिक मॉडल. अलग अलग स्कॉलर्स ने जो अलग अलग फील्ड्स को बिलोंग करते हैं उनके मैनेजमेंट को लेकर अलग अलग पर्सपेक्टिव थे, एग्जाम्पशंस थी. उन्होंने अलग अलग नज़रिए से मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया. तो जैसे जैसे मैनेजमेंट थॉट्स डेवलप होते गए, ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स भी डेवलप होते गए. सो देयर वाज अ ग्रेजुअल ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ दीज मॉडल्स. दीज मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हैव डेवलप्ड थ्रू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट. अब देखते हैं ये मॉडल्स हैं कौन कौन से. कीथ डेविस हैज़ डिस्क्राइब्ड 4 OB मॉडल्स विच आर एज फॉलोज: ऑटोक्रेटिक, custodial, supportive, collegial. There is one more model, system model. This is a recent addition to the list. This is the most contemporary model out of the 5 models. Contemporary means current or modern. तो अब हम एक एक करके इन मॉडल्स को समझते हैं. स्टार्ट करते हैं with the first model, that is autocratic model. ऑटोक्रेटिक का मतलब ही होता है एक तंत्र जहाँ पावर सिर्फ एक के पास हो. तो ऑटोक्रेटिक मॉडल में पावर होती है मैनेजर के पास. मैनेजर ऑर्डर देता है और एम्प्लॉयज़ को वो ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं. दे हैव टू ओबे द मैनेजर्स ऑर्डर्स. मैनेजर डिसाइड करता है एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करना सही रहेगा, क्योंकि मैनेजर को लगता है कि अगर मैं एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल नहीं करूँगा तो काम ठीक से नहीं होगा. So the managers have position and official authority which is used to control employees' activities to get at least minimum work done by them. तो ये मॉडल एज्यूम करता है कि अगर एम्प्लॉयज़ को फोर्स करोगे तो ही वो काम करेंगे, नहीं तो वो काम को सीरियसली नहीं लेंगे. और दूसरा, मैनेजमेंट या ओनर्स को ये भी लगता है कि उनके पास एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है और वर्कर्स के पास इतनी नॉलेज या स्किल्स नहीं होती है, इसलिए उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है. इसलिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट डिसीजन ले, वो डायरेक्ट करें. पहले ये मॉडल काफ़ी यूज़ होता था
अब इतना नहीं यूज़ होता है ड्यू टू इंक्रीज इन दी लेवल ऑफ एजुकेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ बाय सोशोलॉजिस्ट्स एंड फिलेंथ्रोपिस्ट्स। ऑलमोस्ट हर कंट्री में ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिससे ऑटोक्रेटिक मॉडल का यूज़ काफ़ी कम हो गया है। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बस वो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने होते हैं। ये मॉडल बेस्ड है मैकग्रेगर की थियोरी एक्स के ऊपर। अगर आपने मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ी हैं तो आपको पता होगा थियोरी एक्स और थियोरी वाई के बारे में। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ। मैकग्रेगर की थियोरी के अकॉर्डिंगली ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन नेचर दो तरह की होती है, या हम कह सकते हैं कि दो तरह की लोग होते हैं। एक कैटेगरी फॉल करती है थियोरी एक्स में और दूसरी फॉल करती है थियोरी वाई में। ये एजम्पशंस हैं, धारणा है डॉगलस मैकग्रेगर की, हु वॉज एन अमेरिकन मैनेजमेंट प्रोफेसर। थियोरी एक्स के अकॉर्डिंगली लोगों को काम करना पसंद नहीं होता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अवॉइड करते हैं और लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उनको ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स की कोई परवाह नहीं होती है। दे आर इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, दे आर इमेच्योर। सो इसलिए मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है उनको कंट्रोल करना, मोटिवेट करना, डायरेक्ट करना, क्लोजली सुपरवाइज करना। They must be persuaded, rewarded, punished, controlled and their activities must be directed. So ये है theory X। theory Y के बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल को हम लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसमें 4 सिस्टम्स होते हैं। ये सिस्टम्स बेस्ड है मैनेजमेंट स्टाइल्स पर। अगर आपने लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम स्टडी नहीं किया है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो अपलोड की है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम में 4 लीडरशिप स्टाइल्स या मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं। सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3 एंड सिस्टम 4। सिस्टम 1 इज़ नोन एज एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेट। ऐसे मैनेजर्स या लीडर्स डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। उन्हें लगता है एम्प्लॉयज़ से या वर्कर्स से काम करवाने के लिए उन्हें डरा कर रखना चाहिए, उन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए जहाँ ज़रूरत है, ताकि वो दोबारा गलती ना करे। और कभी कभार रिगार्ड या प्रेस करनी चाहिए, नॉट फ्रिक्वेंटली बट ओकेजनली, कभी कभार। Communication should be one way, that is from top to bottom, from superiors to subordinates, and there should be very little interaction between manager and employee. So this is system 1 of liquid management system, जो कि मैच करता है autocratic model से। बाकी के सिस्टम्स के लिए आप लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम पर वीडियो देख सकते हैं। आई हैव शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑटोक्रेटिक मॉडल वहीं पर यूज़फुल है जहां एम्प्लॉयज़ अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होने पर ही मोटिवेटेड फील करते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लाइक फूड, वाटर एंड शेल्टर। तो उनको सैलरी आ रही है, उनके खर्चे निकल रहे हैं, उनके लिए इतना ही काफ़ी है। और जहां ऑर्गेनाइजेशन को भी परफॉर्मेंस से मतलब है, आउटपुट से मतलब है। सो दिस इज़ ऑटोक्रेटिक मॉडल। नेक्स्ट मॉडल इज़ custodial model. According to custodial model, owners and managers are considered custodians of resources and are bound to look after the welfare of employees to the maximum possible extent. ओके, सो इस मॉडल के अकॉर्डिंगली जो ओनर्स हैं या मैनेजर्स हैं, दे आर कंसिडर्ड एज कस्टोडियन और वी कैन से गार्डियंस। और एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए एक्शंस लेना उनकी ड्यूटी है। दे आर बाउंड टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ का हक है। ऑर्गेनाइजेशन उनको पेंशन्स देती है, एडिक्वेट वेजेस देती है, बोनस देती है। सो एम्प्लॉयज़ गेट फेयर वेजेस रादर देन सब्सिस्टेंस वेजेस। तो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उसी डिपेंडेंस के चलते वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो वही एक मोटिवेशन होती है। उनकी डिपेंडेंस अब बॉस पर नहीं है, मैनेजर पर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन पर है। वो इसलिए अपना डिवोशन दिखाते हैं काम के प्रति या ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के प्रति क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज़ लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, सर्विस के दौरान भी और सर्विस के बाद भी। एम्प्लॉयज़ को इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एम्प्लॉयज़
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बट पैसिवली, एक्टिवली नहीं, पैसिवली, क्योंकि कंट्रोल अभी भी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। एम्प्लॉयज़ को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं बट कितना बेनिफिट देना है, क्या रिवॉर्ड्स होंगे, वो डिसाइड ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। एम्प्लॉयज़ के पास अथॉरिटी नहीं है ये डिसाइड करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर रही है एम्प्लॉयज़ को क्या और किस हद तक बेनिफिट्स देने हैं जो उनके लिए सफिशिएंट होंगे। सो द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स व्हाट विल बी बेस्ट सूटेड टू द एम्प्लॉयज़। जैसे पेरेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है उनके एम्प्लॉयज़ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। सो दैट इज़ वाई दिस मॉडल इज़ नॉट suitable for matured employees. It suits the young, inexperienced, immature employees, but not experienced and mature employees. अब यहाँ पर जो मोटिवेशनल फैक्टर है वो है मनी। एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़, प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड्स को कंसिडर नहीं किया जाता उनको मोटिवेट करने के लिए, बट मनी ही एक मोटिवेशन फैक्टर नहीं होता है सबके लिए। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ। हो सकता है आज मनी एक मोटिवेशनल फैक्टर है किसी के लिए, बट कुछ टाइम बाद नहीं होगा। मनी के अलावा कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं, लाइक कॉम्पिटेंस, ऑटोनमी एंड रिलेटेडनेस, वो ये मॉडल कैटर नहीं करता। नाउ दिस मॉडल कैन बी कंपेयर्ड टू हर्सबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थियोरी। जिन्हें इस थ्योरी के बारे में नहीं पता उन्हें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रेडरिक हर्सबर्ग के अकॉर्डिंगली देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ नीड्स अफेक्टिंग बिहेवियर इन डिफरेंट वेज एंड दीज 2 कैटेगरीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक कैटेगरी को हाइजीन फैक्टर्स बोलते हैं और दूसरी को मोटिवेशनल फैक्टर्स। जो हाइजीन फैक्टर्स हैं उनको मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये फैक्टर्स सिर्फ एक रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको मोटिवेट नहीं करते। इन फैक्टर्स का होना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। बट अगर इन फैक्टर्स का लेवल आप रीजनेबल लेवल से ज़्यादा कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ होगी या एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील करेंगे या उनकी आउटपुट इंक्रीज़ होगी। ये फैक्टर्स हैं कौन कौन से? कंपनी की पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, interpersonal relationship of employees with supervisors, interpersonal relationship with peers or colleagues, working conditions and status। तो ये है मेंटेनेंस फैक्टर्स। सेकेंड कैटेगरी है मोटिवेशनल फैक्टर्स, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है जॉब सेटिस्फेक्शन पर। अगर इन फैक्टर्स का लेवल इंक्रीज़ होता है तो वर्कर्स की आउटपुट इंक्रीज़ होती है, वर्कर्स की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगी, बट एनी डिक्रीज विल नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, वर्क इटसेल्फ एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम आते हैं कस्टोडियल मॉडल पर। कस्टोडियल मॉडल का कंपैरिजन किया जा सकता है हर्सबर्ग के हाइजीन और मेंटेनेंस फैक्टर्स के साथ। मैनेजमेंट सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रही है बट इट फेल्स टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। नेक्स्ट मॉडल है सपोर्टिव मॉडल। The supportive model of organizational behavior depends on managerial leadership rather than on the use of power or money. The aim of managers is to support employees in their achievement of results. Employees are considered active workers who have their own desires and preferences. Leaders use the attitudes and values of the employees for motivating them. तो सपोर्टिव मॉडल बेस्ड है सपोर्टिव रिलेशनशिप पर। मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करते हैं ताकि वो उनसे डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस निकलवा सकें, एम्प्लॉयज़ डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर पाएँ। एम्प्लॉयज़ यहाँ पर एक्टिव वर्कर्स हैं। कस्टोडियल मॉडल में एम्प्लॉयज़ पैसिव थे, इस मॉडल में एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिव लीडरशिप उनको मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए, ना कि पावर एज इन केस ऑफ ऑटोक्रेटिक मॉडल, ना ही मनी एज इन केस ऑफ कस्टोडियल मॉडल। हर एम्प्लॉयज़ की अपनी डिज़ायर्स या प्रेफरेंसेस हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं। लीडर के थ्रू मैनेजमेंट ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड कर रही है जिसमें एम्प्लॉयज़ ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें।
ये मॉडल मैकग्रेगर की थियोरी वाई से मिलता है। थियोरी एक्स के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने ऑटोक्रेटिक मॉडल पढ़ा था। थियोरी वाई क्या है? इसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए और मिनिमम अमाउंट ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन शुड बी देयर टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। तो जो लोअर ऑर्डर नीड्स हैं लाइक फिजियोलॉजिकल नीड्स या सिक्योरिटी नीड्स, वो मोटिवेट नहीं करती है एम्प्लॉयज़ को। जिनको लोअर लेवल नीड्स और हायर लेवल नीड्स के बारे में पता है, दैट्स गुड। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, एक मोटिवेशनल थियोरी है, मैस्लोज नीड हायरार्की थियोरी। अब्राहम एच मैस्लो एक फेमस सोशल साइंटिस्ट थे। उनके अकॉर्डिंगली किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर डिपेंड करता है इस बात पर कि उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पर कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट नीड है, एंड देयर इज़ अ हायरार्की ऑफ नीड्स। सबसे लोएस्ट लेवल पर होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स होती है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि रोटी, पानी, कपड़ा, मकान, ये सब फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। जब ये नीड्स एक रीज़नेबल लेवल तक पूरी हो जाती हैं तो आती है सेफ्टी नीड्स। एवरीबडी नीड्स सेफ एनवायरनमेंट, दे नीड प्रोटेक्शन, दे नीड सिक्योरिटी। और ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये सेफ्टी नीड्स होती है जॉब सिक्योरिटी, सेफ एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस। जब ये नीड्स भी एक लेवल तक सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आती है सोशल नीड्स। नोबडी वॉन्ट्स टू लिव अलोन, एवरीबडी wants to be a part of group, they want relation with others, everybody wants friendship, affection, love, feeling of belongingness, association and acceptance। फिर आती है esteem needs, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ, फीलिंग ऑफ बीइंग यूनिक एंड रिकॉग्निशन। जब एस्टीम नीड्स भी एक लेवल तक पूरी हो जाती है फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, दैट इज़ टू मैक्सिमाइज वंस पोटेंशियल। इट मीन्स सेल्फ फुलफिलमेंट। मैस्लो के अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर जो है ह्यूमन नीड्स का इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। ह्यूमन नीड्स फॉलो अ डेफिनेट सीक्वेंस एंड आर सेटिस्फाइड वन बाय वन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। मैस्लो के अकॉर्डिंगली फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी लोअर नीड्स है, लोअर लेवल नीड्स है और प्राइमरी नीड्स है, और सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हायर लेवल नीड्स है या सेकेंडरी नीड्स है। लोअर लेवल नीड्स आर सेटिस्फाइड एक्सटर्नली एंड हायर लेवल नीड्स आर सेटिस्फाइड इंटरनली। दे आर रिलेटेड टू माइंड एंड स्पिरिट rather than physical body. Now coming to the supportive model, जो lower order needs है like physiological needs या security needs, वो motivate नहीं करती है employees को, पर higher order needs like esteem and self actualization वो motivate करती है employees को। Basically यहाँ mature employees की बात हो रही है। employees को self respect चाहिए, self confidence चाहिए, recognition चाहिए, they want to achieve their maximum potential whatever it may be। सिर्फ पैसे से या पावर से मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं चला सकती। तो जब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट सपोर्टिव होता है तभी एम्प्लॉयज़ अपनी हायर ऑर्डर नीड्स सेटिस्फाई कर सकते हैं। और सपोर्टिव क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रोवाइड कर सकता है? थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, इंटरैक्शन एंड इन्फ्लुएंस। इस मॉडल को हम लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। लिक्विड मैनेजमेंट सिस्टम में जो फोर्थ सिस्टम है वो है पार्टिसिपेटिव सिस्टम। मैनेजमेंट को सबॉर्डिनेट्स पर पूरा ट्रस्ट होता है और सबॉर्डिनेट्स भी एक्टिवली काम करते हैं मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट होते हैं। एम्प्लॉयज़ फ्रीली अपने इश्यूज़ और आइडियाज़ डिस्कस करते हैं सुपीरियर्स के साथ। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ हाई, टीम वर्क होता है। बट ये मॉडल सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल नहीं है, ना ही सभी तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए। दिस मॉडल कैन बी यूज्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड भी डिफरेंट होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ का सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ के लोगों की नीड्स अलग होती हैं। वहाँ ऐसे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे जिनकी लोअर लेवल नीड्स होंगी, फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स। ऑल्सो दिस मॉडल कैन बी अप्लाइड सक्सेसफुली फॉर मैनेजरियल लेवल्स ओनली। ऑपरेटिव लेवल्स पर ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। जो हाई पोजीशंस पर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनकी लोअर लेवल नीड सेटिस्फाई हो चुकी होती है, सो दे सीक फॉर सेटिस्फाइंग देयर हायर लेवल नीड्स, जैसे कि एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो ये था सपोर्टिव मॉडल विच इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट रादर देन ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। अगला मॉडल है कलीजियल मॉडल।
The term collegial relates to a body of persons having a common purpose. The collegial model of organizational behavior is related to teamwork. According to this model, the management works to develop a better team and acts as a mutual contributor and not as a boss. Employees need little direction and control from the management. They are self-directed and self-disciplined. Employees feel responsible and try to give quality of work. कॉलेजियल का मतलब है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉमन पर्पस। तो ये मॉडल बेस्ड है टीम वर्क पर। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली मैनेजर्स को वर्कर्स की तरह ही बिहेव करते हैं, ना कि बॉस की तरह। एम्प्लॉयज़ को क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो वर्थ वाइल है। दे आर नीडेड एंड वांटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे फील मैनेजमेंट एंड अदर्स आर ऑल्सो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इसलिए वो सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, सभी के रोल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। एम्प्लॉयज़ किसी डर के कारण काम नहीं करते, सुपरवाइज़र का सुपीरियर का डर नहीं होता है, बट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे हैव डिज़ायर टू डू वर्क। Next model is system model. In the system model, the organization looks at the overall structure and team environment and considers that individuals have different goals, talents, and potential. The system model attempts to develop feelings of mutual trust where employee performance is driven through the integrated approach, the corporate culture, the employee's role, and perceived value in the organization. System model is the most contemporary model out of the other models that we have studied. Contemporary मतलब modern, आज के ज़माने का, recent. इस मॉडल की ये assumption है कि हर इंडिविजुअल की नीड्स, गोल्स, टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, and it is important to match the individual goals with organizational goals. इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग नहीं है, दे आर वन सिस्टम ओनली और पार्ट ऑफ वन सिस्टम ओनली। एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट का रिलेशन म्यूचुअल ट्रस्ट पर चलता है। मैनेजर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फैमिली की तरह ही समझे, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी लाइक सेकेंड होम टू देम, और एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैनेजर्स कंपैशनेट हो, केयरिंग हो, सभी की नीड्स को समझें। There is thus synchronization or mutuality of interests between the organization and the employees. This is system model. So these were important models of organizational behavior. ये सभी models human characteristics को लेकर सभी की जो अलग अलग assumptions हैं उन पर based है। Human characteristics और human behavior कैसा होता है और इसको कैसे बेस्ट तरीके से यूज़ किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसी पर ये मॉडल्स बेस्ड है। कोई भी एक ऐसा मॉडल नहीं है जो हर सिचुएशन में, हर इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में हर बार यूज़ हो सके। कब कौन सा मॉडल यूज़ करना है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। सभी मॉडल्स यूज़ किए जा सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और एम्प्लॉयज़ की नीड्स के ऊपर, क्योंकि सबकी नीड्स अलग अलग होती है, नीड्स चेंज होती रहती हैं। जैसे जैसे किसी का लेवल इंक्रीज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ मैच्योरिटी, पर्सनैलिटी फैक्टर्स, टाइप ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, considering all these factors, a particular model can be applied. Now here is a table of comparison of all the models that we have discussed. तो ये टेबल आप लर्न कर सकते हो और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इन्हीं पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और वीडियो के एंड में कुछ MCQs है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook एंड Instagram. Thank you for watching.